हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि हम अपने सोशल स्टडीज के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किए थे अंडरस्टैंडिंग्स मार्केट्स के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। और अंडरस्टैंडिंग मार्केट से रिलेटेड आपने काफी कुछ चीजें सीखी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने किए, सॉल्व किए, आंसर्स दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे सोशल स्टडीज के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा इलेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा की तरह हमारे रूल्स फॉलो करने हैं। बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं और जो ये रूल फॉलो करता है ना, उसका सिलेक्शन तो 101% होना ही होना है। बट ये रूल एक दिन फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल पर डे बेसिस पे फॉलो करना है। रूल्स बहुत सिंपल है। नोटबुक और पेन होना चाहिए, जो पढ़ाया जाए उसको लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए। आज के समय में एआई का जमाना आ गया है, लोग क्या करते हैं, नोट्स भी सोचते हैं कि बना लें, बट ठीक है, जब जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना वो आपके माइंड में रहते हैं, राइट। एआई आपके बदले पेपर नहीं देगा, पेपर तो आपको ही देना है। वीडियो देखते समय छोड़ करके नहीं जाना है और जितना भी पढ़िए उसका रिवीजन करिए। क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए। इसके साथ साथ डेली का होमवर्क डेली करना है और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। सिलेबस ट्रैकर जो सीट है ना, उसको फिल करना बहुत जरूरी है। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना। तो ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इलेक्शन होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस टारगेट बैच के अंदर हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डिस्कस किया हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हुए हैं हमने इन सारी चीजों के बारे में। चाहे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 से हमने स्टार्ट करा था और ये टॉपिक आज हम अपने 25th टॉपिक्स पे हैं, राइट। और ये जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5 इलेक्शंस। फिर आगे चल करके हम गवर्नमेंट के रोल्स देखेंगे, हेल्थ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, लॉ एंड जस्टिस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीजें कवर होने वाली है। जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होने वाली है। टोटल 38 टॉपिक्स हैं, यहाँ भी देखिए ऑफिशियल सिलेबस में भी आगे पीछे टॉपिक्स हो सकते हैं, बट पूरे के पूरे टॉपिक यही रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं भाई क्या है। सबसे पहले तो हम एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता दूं मैं आपको कि इलेक्शन क्या है। इलेक्शन एक प्रोसेस है जहां पे लोग चूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनते हैं कि भैया ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको चुनते हैं। और साथ में वो कैसे चुनते हैं, वोट देकर चुनते हैं। और यही जो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी की जो बेस है, जो नींव है, यही चीज है। क्योंकि इससे हर एक जो सिटीजन है वो शासन में, गवर्नमेंट में भागीदारी लेता है। हम कह सकते हैं इलेक्शन आर द प्रोसेस विच पीपल्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाय वोटिंग। दे आर फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज दे गिव सिटीजन्स टू पावर पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। इससे क्या होता है, जो आम नागरिक है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, किस तरीके से हो रहा है, हमें ये बात समझाइए अच्छे से। देखिए, मान लीजिए आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां पे कोई आपका ग्राम प्रधान होगा, कोई ग्राम पंचायत होगा, कोई आपका विधायक होगा, एमएलए होगा, सांसद होगा, ये सारे लोग रहते हैं। आपके एरिया में कोई ना कोई होगा, उसको आपने चुना, वो आपके मुद्दों को संसद में उठाता है। इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, भागीदार हैं। अगर वो आपके मुद्दे नहीं उठाता है, आप 5 साल बाद उसे चेंज कर दोगे। तो अब ये आपको बात समझ आ चुकी है कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में जो इंसान है उसका कैसे रोल है, और यही हमारा फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी नीड क्यों है, इलेक्शंस की जरूरत क्यों? भाई जरूरत है, क्यों? ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर हो सके गवर्नमेंट में। लोगों की, जनता जो है, जनता ही पार्टिसिपेशन उनकी सुनिश्चित होगी और गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, ये सारी चीजें पता लगे। सरकार को जवाबदेह बनाना,
टू अलाउ पीसफुल चेंज ऑफ पावर, मतलब शांति तरीके से अलाउ करना पीसफुल पावर चेंज, मतलब अगर कोई काम नहीं कर रहा उसको चेंज कर दो, अगली बार चुनाव होंगे उसको हटा दो। और गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है इससे कि भैया हमारे ये मुद्दे हैं, हमने ये इशू कंसर्न किए थे, हमने ज्ञापन दिए थे, इस पे काम क्यों नहीं हुआ, कब काम होगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं, इसीलिए इलेक्शंस की जरूरत है। और राइट टू चूज, हर एक इंसान को अधिकार है कि वो चूज कर सकता है, ये सारी चीजें हैं इलेक्शन इसीलिए जरूरी है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इलेक्शन की जरूरत क्यों है। डियर स्टूडेंट, जब आप साथ साथ सारी चीजें लिखते हैं ना, तो आपके लिए सारी की सारी चीजें आसान लगने लगती हैं। जब आप चीजों को लिखते हैं कि क्या होता है इलेक्शंस, क्यों जरूरी है, तो हर एक बात को आप कनेक्ट कर पाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और फिर आगे आप इसी तरीके से बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और डिस्कस करते हैं यार टाइप्स ऑफ इलेक्शन। कितने तरीके के इलेक्शंस होते हैं इंडिया में? देखिए, ग्राम पंचायत से लेकर के पीएम तक ये सब इलेक्शंस के द्वारा तो चुने जाते हैं। देखिए, एक होता है लोकसभा इलेक्शन, ये नेशनल लेवल का इलेक्शन है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए होता है। अब आता है विधानसभा चुनाव, ये स्टेट लेवल पे होता है, हर एक स्टेट में अभी एमएलए चुने जाएंगे। इसके अलावा लोकल बॉडीज के भी होते हैं इलेक्शंस, जैसे पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गई। इसके अलावा राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, ये कौन चुनता है? ये हमारे एमएलए चुनते हैं, जो हर एक स्टेट में होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शंस बाय एमएलए। इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होते हैं, और ये इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, राइट। ये इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये राज्यसभा वाला जो चुनाव होता है, और ये जो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। बाकी इन सारी चीजों में, चाहे वो नेशनल लेवल का लोकसभा हो, स्टेट लेवल का विधानसभा हो, पंचायत, राजस्थानीय निकाय, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, ये डायरेक्ट चुने जाते हैं लोग वहां पे। बाकी राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल में इनडायरेक्ट कह सकते हो, क्योंकि जब राज्यसभा की बारी आती है तो वहां पे जो इलेक्शन होते हैं वो एमएलए सिलेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे इनडायरेक्ट बाय इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, इलेक्टोरल के द्वारा चुना जाएगा, यहाँ पे एमएलए के द्वारा, यहाँ पे डायरेक्ट लोकल बॉडीज में, विधानसभा में भी डायरेक्ट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी जो चुनाव होते हैं लोकसभा में नेशनल लेवल पे, ये उसके लिए होते हैं। तो आपको ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी कि यार ये इंडिया में इतने टाइप से इलेक्शंस होते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए, तभी चीजें समझ आती हैं, तभी आप अच्छी तरीके से बातों को जान पाओगे, समझ पाओगे और सीख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे चुनाव होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो डिलिमिटेशन होता है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसीज डिवाइडेड रहती हैं कि कुछ एरियाज को एक नाम दिया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हो, उसका एक नंबर होता है, एरिया डिसाइड, फिर अनाउंसमेंट होती है, इलेक्शंस, ईसीआई डेट अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डेट अनाउंस करता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा क्या होता है, नॉमिनेशन होता है, कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, जिसको भी चुनाव लड़ना होता है वो नॉमिनेशन अपना फिल करता है। उसके बाद जो स्क्रूटनी होती है, विड्रॉल होता है, मतलब पेपर चेक होते हैं कि पेपर प्रॉपर है कि नहीं, कैंडिडेट में विड्रॉल, और आगे चल करके अगर मान लो किसी नॉमिनेशन कर दिया तो वो विड्रॉल ले भी सकता है, राइट। तो उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। इसके अलावा क्या होती है, कैंपेनिंग स्टार्ट होती है, मतलब लोग क्या करते हैं, फिर कैंपेन करना स्टार्ट कर देते हैं, पार्टीज अपना जो एजेंडा है वो रखना चालू कर देती है लोगों के सामने, प्रचार प्रसार चालू हो जाता है ताकि लोगों से वो कनेक्ट कर पाए। इसके साथ साथ में फिर होती है वोटिंग, सिटीजन्स वोट देते हैं, और वोट देने के बाद, वोट देने का जो तरीका होता है ईवीएम होता है, वीवीपैट मशीन के द्वारा, ये होती है वीवीपैट और ईवीएम के द्वारा चुनाव होते हैं, वोटिंग। इसके अलावा काउंटिंग होती है और फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो चीज है वो होती है डिलिमिटेशन, मतलब
डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि भाई एक प्रॉपर एरिया डिसाइड हो जाता है, उस एरिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे, अलग अलग केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि हर एक इंसान अपना वोट डाल पाए, ये सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ साथ अनाउंसमेंट होती है कि भाई सबसे पहले तो इस डेट से इस डेट के बीच में चुनाव होंगे, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल होगा। नॉमिनेशन फाइल कौन करता है? जिसको चुनाव लड़ना होता है। उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, चेकिंग होगी, फिर उसके बाद में विड्रॉल होगा, विड्रॉल ले भी सकता है, कैंपेनिंग करते हैं लोग, और फिर उसके बाद वोटिंग, वोटिंग के बाद उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, ये इलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि रोल क्या होता है इलेक्शन कमीशन, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसका रोल क्या है भाई? देखिए, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, और इसका रोल ये होता है कि हमारे देश में जो चुनाव हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल फ्री और फेयर हो, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब ये क्या है, ये चुनाव अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा नेता है जिसके पास बहुत सारा पैसा, वो पैसे बांटने लग जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं वो वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहीं वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा तो नहीं है, कुछ वोट में गड़बड़ी तो नहीं हो रही। ये सारी चीजों में जो जवाबदेही बनती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बनती है। ये इसका रोल है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हों। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है वो। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, जैसे आप बताएंगे कि भैया चुनाव जैसे होने वाले हैं, उससे पहले आप अपना जो भी कैंपेनिंग है वो बंद कर दो, कल वोटिंग होगी तो आचार संहिता लागू कर दो, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। सुपरवाइज नॉमिनेशंस, पोलिंग एंड काउंटिंग, ये सारी चीजों को सुपरवाइज करते हैं कि कौन नॉमिनेशन फिल कर रहा है, पोलिंग कहाँ होगी, काउंटिंग कैसे होगी, वो सारी चीजों का सुपरविजन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। नामांकन से लेकर के मतदान, मतदान की निगरानी, उसकी गणना, किसका यूज होगा, ईवीएम वीवीपैट का यूज होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो आप देख सकते हो इन सारी चीजों को कि इस तरीके से हमारे जो मतदान होते हैं वो किए जाते हैं, कराए जाते हैं। ये है रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये निर्वाचन आयोग की भूमिका है। राइट, आपको चीजें क्लियर होना चाहिए कि ये रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। इसका रोल क्लियर होगा तो आप चीजें और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। एक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर एक इंसान जो 18 साल का है या उससे अधिक है, उस हर एक नागरिक जाति, धर्म, लिंग या बिना किसी चीज की परवाह किए बिना वो वोट देने का अधिकार रखता है। दैट इज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जितने भी लोग 18 साल के हैं उन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, बिना ये देखे कि किस जाति से है, किस धर्म से है, मेल है, फीमेल है, कुछ भी हो, उनको वोट देने का अधिकार है। तो ये इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। देखो, अगर कोई पूछता है, हमने देखा सर इसका इंट्रोडक्शन, चुनाव की जरूरत क्यों है ये देखा, कितने टाइप के चुनाव होते हैं ये देखा, इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होती है ये देखा, अडल्ट फ्रेंचाइज जो सार्वभौमिक वोट का अधिकार है उसको हमने देखा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अलावा बारी होती है यार सर इलेक्शन की जरूरत क्यों है, इंपोर्टेंस क्यों है, क्यों इसका महत्व है। भाई अपने को अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है ना, तो इलेक्शंस होने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 5 साल की जगह पे 2 साल 3 साल के लिए कर देना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर डर रहे कि नहीं ठीक है यार हर 2-3 साल बाद चुनाव होंगे। ये लोकतंत्र को मजबूत करता है भाई। गवर्नमेंट को बिल्कुल पीसफुली चेंज कर सकते हो आप, है ना। ब्रिंग चेंजेस गवर्नमेंट पीसफुली, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी लीडर्स की, नेताओं को जिम्मेदार बनाता है, लोगों को अपना वॉइस अधिकार मिलता है, बोलने का अधिकार, नागरिकों को आवाज देता है ये इलेक्शन। राइट, नहीं तो अगर चुनाव हो नहीं ना तो नेता है ना अगली बार आएंगे नहीं आपके घर पे। कम से कम चुनाव होता है तो 5 साल बाद हाथ जोड़ते हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ भैया ठीक है हमारा ध्यान रखना। कम से कम 1 या 2 बार आपके घर तो आते हैं नेता। अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा सोचो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है ये, और साथ ही साथ चेंजेस लाता है, गवर्नमेंट को पीसफुली चेंज कर सकता है। ये पावर है इलेक्शंस की।
और जो हमारे लीडर्स हैं उनको जिम्मेदार बनाता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक है आपको बहुत समझ में आया होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स थे भाई हमने उसको कर लिए कवर। अगर हमने उसको कवर कर लिए हैं तो अब बारी है क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन को समझने की। और इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्वेश्चन, विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शंस इन इंडिया? इंडिया में इलेक्शंस कौन सी संस्था कंडक्ट कराती है बताइए आप? तो आप कह सकते हो कि सर चुनाव आयोग करवाती है, चुनाव आयोग करवाएगी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इलेक्शंस कमीशन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 ईयर्स होनी चाहिए, राइट। पहले ना अगर आप देखोगे तो ये इसकी एज 21 थी, फिर बाद में इसको कम करके 18 कर दिया गया। 1989 तक ये थी 21, लेकिन फिर बाद में इसको 18 कर दिया। तो भारत में न्यूनतम मतदान की आयु कितनी है? 18 साल है। लोकसभा का जो चुनाव होता है कितने सालों में होता है भाई? 5 सालों में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए हमारे राष्ट्रपति करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसकी जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज, हर एक नागरिक जो 18 साल का है वो वोट कर सकता है, इसका मतलब यही है। एवरी सिटीजन अबव 18 इयर्स कैन वोट, यस। हु रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, निष्पक्ष और स्वतंत्र जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? कौन सा जो है इलेक्शन का टाइप नहीं है इंडिया के अंदर? सेनेट नहीं होते हैं, सेनेट के चुनाव होते हैं कहां पे? सेनेट के चुनाव होते हैं यूएस में, यहाँ पे नहीं होते हैं। सेनेट का कॉन्सेप्ट वहां पे है। इंडिया हैज अ राज्यसभा, नॉट सेनेट लाइक यूएसए। यूएसए में होता है सेनेट, वहां पे प्रेसिडेंट को ही ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंटियल इलेक्शंस होते हैं वहां पे। और जो वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन इंडिया इज डन बाय, किसके द्वारा होता है? वीवीपैट और ईवीएम दोनों के द्वारा होता है। तो बी और सी दोनों सही है, वीवीपैट भी होता है और ईवीएम के द्वारा होते हैं। वोटिंग इज डन विया ईवीएम एंड वीवीपैट पे प्रोवाइड्स पेपर वेरिफिकेशंस। वीवीपैट क्या करता है? पेपर वेरिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। हु कैन डिसॉल्व लोकसभा? किसके पास पावर है? देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इसको भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे भंग कर सकते हैं इसको। Which article of the Constitution gives power to election commission? कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है, चुनाव आयोग को वो पावर देता है? दैट इज आर्टिकल 324, राइट। ये इम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये फिर कह सकते हो कि ये एक स्वतंत्र बॉडी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किस वे में कहते हैं भाई? नंबर ऑफ वोट्स के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा चुने जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं।
विच इज सिंबल ऑफ नोटा। नोटा मतलब पता है क्या होता है? नन ऑफ एबव। नोटा, नोटा मतलब आपको कोई भी पसंद नहीं आया, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं वहां पे कोई भी आपको पसंद नहीं है, इट मीन्स आपने नोटा प्रेस कर लिया। नन ऑफ एबव। बात करते हैं आगे। हु इंश्योर द हु इशूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता जारी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन जारी करता है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। फेयर प्रैक्टिस, इलेक्शंस के ड्यूरिंग में फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ब्राइब दे रहे हो, कुछ पैसे दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार एक बात बोलता हूं बच्चों से, जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है, आपको अपनी कॉपी में आंसर्स खुद से देने हैं। पढ़ने के बाद देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कमेंट करिए, राइट। और इससे ही हमें इनकरेज मिलता है कि यार नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन हाई रहता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होता है? अरे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी ओनरशिप, कास्ट सिस्टम, इसके बेसिस पे बिल्कुल नहीं होता। हर एक सिटीजन जो कि 18 साल के ऊपर का है वो वोट दे सकता है। वोटर लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? वो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, फ्री और फेयर इलेक्शंस कराना। ये सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू विच मेथड, किसके बेसिस पे होता है? देखिए ये होता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम। सीक्रेट बैलेट सिस्टम के थ्रू होता है इंडिया में चुनाव। विच इज लोकल बॉडी इलेक्शंस। लोकल बॉडी इलेक्शंस पंचायत कह सकते हो इसमें से, बाकी लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंशियल हमने समझ लिया ये डायरेक्ट होते हैं। राज्यसभा भी कह सकते हो कि डायरेक्ट नहीं होते, प्रेसिडेंशियल भी डायरेक्ट नहीं होते। तो पंचायत इलेक्शन जो है वो लोकल बॉडीज के अंदर काउंट होता है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इंडिया, देखिए अब इसमें क्या होता है ना, ऑप्शंस में जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे वो 51-52 में हुए थे। ऐसा क्यों? देखिए 51 और 52 में हुए थे, क्यों? क्योंकि कुछ 70%, 50% से ज्यादा कह सकते हो कि 1972 आ गया, सॉरी 1952 आ गया था। 51 से स्टार्ट हुआ तो 52 तक चले थे, तो इसलिए 19 दोनों ईयर को काउंट कर सकते हो आप। ये बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और पहली बार जब चुनाव होने जा रहे थे तो उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आई थी, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थी, लोगों को अरेंज करना, सारी चीजें समझाना, एक तो इतनी यहाँ पे अशिक्षा थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कैसे चुनाव होंगे, क्या होंगे। उस टाइम पे जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, उसने सारी चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक किया, क्योंकि हमें 1947 में आजादी मिली और उसके बाद से जिस तरीके से कंट्री बिल्कुल डिवाइड हो चुकी थी दो पार्ट्स में, इंडिया पाकिस्तान, कॉम्युनल राइट्स, दंगे, सारी चीजें चल रहे थे उस टाइम पे, और हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभरना था। इसके साथ साथ और भी जो कंट्रीज थी जो ब्रिटिश इंडिया से आजाद हुए थे वो भी कहीं ना कहीं लागू कर रहे थे, लेकिन सबसे बेस्ट जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ और बहुत अच्छी तरीके से। उस टाइम पे कहते हैं ना कि वन पार्टी डोमिनेंस चला, लगभग दो दशकों तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा। फिर धीरे धीरे जो पार्टियां हैं वो आगे आई, यूनाइट हुई, उन्होंने कुछ गलतियां करी, फिर ये लोग जीते, तो बहुत ही अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम चला। तो ये सारी चीजें हैं, आगे आप पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जब आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हो कि इलेक्शंस कब से किस तरीके से हुए। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है आपको पता है 5 साल के लिए होता है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और आई होप कि यार जो चीजें हैं आपको समझ आ रही होंगी। अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और देखिए प्रिपरेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, कोई आपकी जगह पे प्रिपरेशन करने नहीं आएगा। अपना बेस्ट दीजिए, सिलेक्शन आपका कंफर्म है। कोई भी परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, देखिए हमने यहाँ तक के टॉपिक्स कवर कर लिए भाई। 25th टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है इलेक्शंस तक, राइट। अब
कुछ टॉपिक्स बचे उनको भी हम कवर करेंगे, बहुत फास्टली कवर करने वाले हैं। और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हो आप लोग। और मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारी एप्लीकेशन है, इस नंबर पे कॉल करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, नोट्स के साथ सारी चीजें आपको मिलती हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और मेंटरशिप में क्या होता है, सिलेबस एनालिसिस से लेकर के हर एक चीज आपकी ट्रैकिंग 1 to 1 होगी, चाहे आप नवोदय में है, सैनिक में है, मिलिट्री स्कूल में, इवन आप बोर्ड एग्जाम्स में है ना तो भी। तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।